हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कुछ करंट की इक्वेशंस को, करंट के इंटीग्रेशन से चार्ज कैसे निकालते हैं, करंट को चार्ज के डिफरेंशिएशन से कैसे निकालते हैं। कुछ उस पर हमने थोड़े बहुत सवाल भी किए थे। ये भी सीखा था हमने कि जो एरिया अंडर आईटी कर्व होता है वही हमारा चार्ज होता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट हमें इंस्टेंटेनियस करंट देता है। फिर हमने कुछ कुछ बातें ये भी सीखी थी कि एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू, बिग चेंज, स्मॉल चेंज, इंस्टेंटेनियस करंट, डी क्यू बाई डी टी वगैरह वगैरह। उसमें मैंने एक बात आपको ये भी बोली थी कि जो करंट ना होता है वो ना स्केलर होता है, लेकिन ऐसा स्केलर होता है जिसकी एक डायरेक्शन भी होती है। ये कैसा स्केलर हुआ? हाँ, ऐसा भी स्केलर होता है जिसकी डायरेक्शन होती है, बट वो वेक्टर्स के ना लॉ को फॉलो नहीं करता है, पर उसकी डायरेक्शन तो जरूर होती है। अब उस डायरेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए ना हमने एक ना चीज़ डिफाइन करी करंट से रिलेटेड, जो कि उसको हमें ना वेक्टर जैसा रिलेट करा सकती है। फिलहाल मैं फिर से ये बात कहूँगा कि करंट वेक्टर नहीं है, लेकिन एक नई क्वांटिटी हमने डिफाइन करी जिसको हम लोग बोलेंगे करंट डेंसिटी। तो बच्चों हेडिंग लगा लो, क्या चीज़? करंट डेंसिटी। अब देखना, करंट डेंसिटी बेसिकली, मैंने फिर कहा कि लास्ट क्लास तक हमने सिर्फ करंट को समझा था, उसके ऊपर लगाए गए ऑपरेशंस पे हमने बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, उसके थ्रू हमने कुछ कंसेप्ट्स बनाए थे। उसमें हमें ना ये पता चला था कि जो करंट होता है वो स्केलर होता है, बट अभी हम ना करंट एज अ वेक्टर को ट्रीट करने वाले हैं। और वेक्टर को ना हमेशा रिलेट करना आसान होता है एज अ कंपेयर टू स्केलर। क्यों होता है ऐसा समझना, वेक्टर में ना ज़्यादा क्लेरिफिकेशन होती है। स्टार्टिंग में हमको पढ़ने में ना डिफिकल्टी ज़रूर महसूस होती है कि ये कैसी क्वांटिटी आ गई अजीब सी। 10th तक तो नहीं था हमारे कोर्स में, 11th 12th में ऐसा किया क्या हो गया कि वेक्टर, क्योंकि आपने 11th में पहली बार सुना होगा वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में क्लैरिटी ज़्यादा होती है। वेक्टर को ना साइन से हटा करके उसके डायरेक्शन पे उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वेक्टर का मतलब -3 और +3 सेम स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड दोनों का 3 ही होता है। अब इसीलिए हमने ना करंट को, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो हमने एक ऐसी क्वांटिटी ली जिसको हमने बोला करंट डेंसिटी, जो कि ना करंट के ना थोड़ा सा वेक्टर के ना पास होने का रिलेशन बता पाए। मैं फिर कहूँगा करंट वेक्टर नहीं है। पर आइए, इस बात को मैं जब तक बोलता रहूँगा तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। कुछ हम क्वेश्चंस को करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे क्या है, तब ये बातें ज़्यादा क्लियर होगी आप लोगों को। ठीक है, आइए बेटा, जो करंट डेंसिटी है ना वो बेसिकली है क्या? करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो होने वाला करंट, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो होने वाला करंट, ये हमारा क्या होता है? करंट डेंसिटी होता है। क्लियर है बात? देखिए, ये कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई। मैं फिर कहूँगा, इसको हम ले करके ही इसलिए आ रहे हैं चैप्टर में कि हमें करंट को एज अ वेक्टर की तरह ट्रीट करना ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा डिटेल देगा। बट फिर कहूँगा कि करंट असलियत में स्केलर ही है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, तो मैं बोलूँगा डायरेक्शन अलोंग करंट। जो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी ना वो करंट के डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सारी बातें समझा दी आपको, आई बस नोट करते चलो और समझना जब मैं आगे चीज़ों को, इनको डिटेल में लिंक करूँगा चीज़ों को। अलोंग द करंट, ठीक है, डायरेक्शन अलोंग करंट होता है। अब अगर देखिए, अब समझना, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें आएगी आपके लिए। जैसे कि ये ना वायर का ना क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्लियर है बात? अगर ये एक एरिया है तो इसका एक वेक्टर भी होगा जिसको मैं बोलूँगा एरिया वेक्टर। क्लियर बात? तो ये हो गया एस वेक्टर।
क्लियर है, एस वेक्टर। अब देखिए अगर ये एक ना एरिया, ये कैसा है कि मैंने कोई कॉइन ले रखा है और कॉइन को मैंने ऐसा रख रखा है, तो इसका एक एरिया वेक्टर इधर है और अब इसमें एक करंट जा रहा है आई। क्लियर है बात। तो जो हमें जो करंट डेंसिटी जे जो डिफाइन किया गया वो ये कहा गया कि जो आई अपॉन में एस होगा, आई अपॉन में एस होगा, वही हमारा करंट डेंसिटी है। तो बेटा यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि आई एम्पेयर में होता है और सरफेस एरिया एस मीटर स्क्वायर में होता है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अगर इसकी यूनिट आई है तो इसकी डायमेंशन भी आएगी, तो डायमेंशन इसकी क्या आएगी, आई एल -2 मीटर पर मीटर स्क्वायर के लिए L-2, करंट के लिए आई। फिलहाल मैं इसे कहूँगा ना, इसको अभी वेक्टर की तरह मत देखो, कंफ्यूज हो गए तुम फालतू में। अभी तुम इसको नॉर्मली देखो कि हाँ हमारा जो करंट डेंसिटी होगा वो आई जितना करंट जा रहा होगा उसको डिवाइड कर देना होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया से। क्लियर बात। अब देखिए जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा एरिया हमारा सीधा ही रहेगा, वो टिल्ट भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर हमारा एरिया कभी ऐसा हो गया, किसी एंगल पे वो टिल्ट हो गया, तो फिर भी उसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर ही होता है। क्लियर है बात। अब अगर जो एरिया वेक्टर मैंने यहाँ बनाया था, अब आप समझ सकते हो इस बात को कि मैंने इसको वेक्टर ही क्यों बोला। शुरुआत में इसको आसान लगने के लिए ये भी इधर है, करंट भी इधर है। क्लियर है बात। बट करंट में कहूँगा अब भी इधर ही जाता है। क्लियर है बात। तो जो एरिया है वो तो इधर है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है एरिया, एरिया वेक्टर एस। क्लियर है बात। अब जो ये टिल्ट जो हुआ है ना इससे, वो हुआ थीटा एंगल पे। ऑफ कोर्स इसका मैग्नीट्यूड अब भी ऐसा है। क्लियर है बात। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, अगर कोई बड़ा एरिया है, अगर कोई बड़ा एरिया है तो उसको मैं छोटे से एरिया में तो ले सकता हूँ, ये छोटा एरिया हो जाएगा ds। बस मैंने मैग्नीट्यूड घटाया है इसका, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों से रिलेट करना चाहूँगा अभी आपको। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, इधर इधर जाएगा करंट आई और एरिया क्या हो जाएगा ds। क्लियर है बात। तो देखिए अभी जो बड़े एरिया में कोई बड़ा करंट जा रहा था, लेकिन अगर ये छोटा एरिया है तो एक छोटा करंट जाएगा di। इसीलिए मैंने इसको पहले बड़ा करके समझाया आपको कि अगर ओवरऑल एरिया हो तो ओवरऑल एरिया से, ओवरऑल एरिया हो तो ओवरऑल करंट से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर उस एरिया को छोटा कर दिया जाए थोड़ा सा, ऐसा मैं इसलिए ले रहा हूँ ना कि एरिया छोटा करने पे ना करंट में कुछ बदलाव ना आए। फिलहाल भी हम आएंगे उस बात पे भी, अभी बस आप इस चीज़ को समझिए कि बड़ा एरिया है इसको मैंने छोटा कर दिया, बड़े एरिया में बड़ा करंट, छोटे एरिया में छोटा करंट। तो जो जे होता है वो di/ds होता है। क्लियर बात। अब देखिए बेटा ये एरिया सिर्फ छोटा ही हुआ है, लेकिन इसका डायरेक्शन तो अब भी यही है, ds वेक्टर, ds वेक्टर तो अब भी यही है। और मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करना चाहूँगा कि हम करंट डेंसिटी को पिक्चर में इसलिए लेकर के आए क्योंकि हमें करंट एज अ वेक्टर की तरह ट्रीट करना चाहिए। वो है नहीं वेक्टर, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो चीज़ें हमें थोड़ी आसान लगेगी। पहले आपको नॉर्मल सरफेस के लिए बातें समझ में आ गई होगी आई होप। अब देखिए अगर ना वेक्टर को, एरिया को मैंने टिल्ट कर दिया तो उसका एरिया वेक्टर तो होगा हमेशा परपेंडिकुलरली, क्योंकि एरिया वेक्टर होता ही वही है। अगर मैं अपने हाथ पे एरिया वेक्टर बनाना चाहूँ तो वो उसके डायरेक्शन ना हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगा, ये नहीं होगा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ये होगा। अब अगर मैं इस एरिया को अगर मैं टिल्ट कर दूँ तो इसका एरिया वेक्टर भी टिल्ट होगा। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ तो वो भी ऐसा होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो अब भी परपेंडिकुलर ही होनी है। इसीलिए जब मैंने इसको ऐसे करके तिरछा कर दिया तो मेरा एरिया वेक्टर भी तिरछा हो गया। क्लियर हो रही बात। आप समझिए देखिए इस केस में
हमने कहा कि इस केस में कितना होगा जे, मतलब करंट डेंसिटी। देखिए समझने वाली बात यहाँ पता है क्या है, जो डायरेक्शन आई की है और जो एस वेक्टर की है उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। यहाँ भी वही बात है, जो डायरेक्शन डी आई की है और जो डायरेक्शन डी एस की, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। पर यहाँ पर आई और एस के बीच में कितना एंगल होगा, थीटा। अब समझना बात को ध्यान से, करंट डेंसिटी वो करंट पर यूनिट एरिया होता है जो किसी एरिया के बिल्कुल 90 डिग्री पर निकल रहा हो, एक तरीका कहने का, या फिर जो किसी एरिया वेक्टर के अलोंग हो। कहने वाली बात पता है क्या है, अगर मैं इसका करंट डेंसिटी लिखना चाहूँ ना तो मेरे को लिखना चाहिए, देखिए ये S है तो I के अलोंग कितना जा रहा है इसका कंपोनेंट, S cos थीटा। क्लियर हो रही बात। अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करूं S के, तो एक तो इधर जाएगा S कौन सा थीटा, S साइन थीटा, और इधर जो भेजूंगा वो जाएगा क्या, S cos थीटा। अब देखने वाली बात ये है कि सरफेस एरिया का कौन सा कंपोनेंट करंट के साथ है। यहां देखिए सरफेस एरिया का पूरा कंपोनेंट आई के साथ है, इसलिए मैंने पूरे के पूरे सरफेस एरिया से डिवाइड कर दिया। पर आप यहाँ देखिए सरफेस एरिया का सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है जो कि करंट के साथ है, तो मैं यहाँ लिखूंगा आई अपॉन एस कॉस थीटा। क्लियर हो रही बात। जे बराबर आई एस कॉस थीटा। अब वही अगर मैं इसको सिंपली छोटे टुकड़ों में लेकर के देखूं तो क्या मैं इसका अगर मैं छोटा एक एलिमेंट ले लूं ऐसे करके, तो चीज़ें तो अब भी यही रहेगा, डी एस इधर रहेगा, करंट तो अब भी ऐसे ही आएगा, डी आई करंट इधर आएगा, तो मैं डी आई को यही तो लिखूंगा ना, जे डी एस कॉस थीटा। क्लियर हो रही बात। और ये हमारा एक ना जनरल फॉर्म बन जाएगा कि कोई भी एक वेक्टर दो वेक्टर के, मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि जे हमारा क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, तो देखो ध्यान से, ए बी कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, ए डॉट बी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डी आई। और अब देखिए ध्यान से, जो मैंने आपको ये वाला पॉइंट जो बताया है ना कि जो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो करंट के अलोंग ही होती है, वो बात यहाँ से ही प्रूव हो रही है कि जो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो जहाँ करंट जाएगा वहीं जे 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 वेक्टर होगा। क्लियर हो रही बात। तो जो वेक्टर का जो रिलेशन है ना वो ना यहाँ पे लगाना सही रहता है, यहाँ पर नहीं। क्लियर हो रही बात। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सी जो कोई क्वांटिटी है वो ए डॉट बी है, कोई जो सी क्वांटिटी है वो क्या है, ए डॉट बी। तो इससे क्या होता है कि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है ना सी, ये तो स्केलर होता है, क्योंकि स्केलर किसी भी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर मैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूंगा ना तो मेरे को एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। और ये बात तो हम शुरू से समझ रहे थे कि करंट होता स्केलर है, बट हमने उसे डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, उसके डायरेक्शन के सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी जनरेट करी जिसे हमने बोला करंट डेंसिटी। तो ये भी वेक्टर हुआ और बच्चों एरिया तो वेक्टर होता ही है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर मिलेगा। तो हो रही इतनी बात। मेरे पास देख लो बेटा कुछ कट तो नहीं रहा बोर्ड से, हाँ एवरीथिंग इज मेंटेन्ड। ठीक है ना बच्चों। तो आपको आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर थोड़ा टफ लग रहा होगा तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। इस पर मैं कुछ और बातें कहना चाहूँ ना, तो बेसिकली करंट डेंसिटी को उस करंट से मतलब है जो कि एरिया वेक्टर के अलोंग है। सिंपल भाषा में
करंट डेंसिटी को सिर्फ उस करंट से मतलब होगा जो कि एरिया वेक्टर के अलोंग है। अगर मैं ऐसा कहूँ इसको कि ये हो गया डी एस कॉस थीटा, क्या मैं इसी बात को ऐसे भी तो कह सकता हूँ डी आई बराबर जे कॉस थीटा। क्यों? देखो मैंने क्या बोला कि जिस डायरेक्शन में आई होगा उसी डायरेक्शन में बेटा जे भी होगा, है ना। तो ऐसा भी तो कर सकता हूँ मैं कि जे का कंपोनेंट ले लिया मैंने एस की तरफ, तब भी तो दोनों अलोंग ही हो जाएंगे। पहला तरीका तो ये था कि हमने एस का कंपोनेंट जे की तरफ ले लिया, क्लियर है बात। या फिर जे का कंपोनेंट एस की तरफ ले लेंगे, क्योंकि जहां आई होगा वहीं जे होगा। ये बात मैंने कह रखी है यहाँ पे, क्लियर है बात। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जे के साथ कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी एस। तो बात तो वही हुई ना, इससे भी यहाँ भी देख सकते हैं आप कि जो डी आई है वही जे की डायरेक्शन होगी, तो जे का कॉस थीटा ले लेंगे। ये मैंने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया था इसका, छोटे चीज़ों को समझाने के लिए। हम हमेशा ऐसे ही करेंगे कि पहले एक ना नॉर्मल बड़ी सी चीज़ों को समझेंगे, फिर उसके डिफरेंशियल का इक्वेशन लिखेंगे, क्लियर है बात। तो हमारे पास डी आई क्या आ जाएगा, जे कॉस थीटा इंटू डी एस। इसको इस तरीके से भी तो समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम ये क्या, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में फ़र्क यही है, बस कहने का फ़र्क है, मैथमेटिकली कुछ अलग नहीं होगा। कहने का फ़र्क ये है कि एरिया का कंपोनेंट ले लिया जे के अलोंग, ये वाली इक्वेशन कह रही है कि मैंने जे का कंपोनेंट ले लिया एरिया के अलोंग। और एक बात मैं आपको अभी बता दूं जो आपको हमेशा काम आएगी, कि जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो हम ये कहते हैं कि इसका कंपोनेंट इसके अलोंग या फिर इसका कंपोनेंट इसके अलोंग। वही बात तो मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ मैंने लिया है जे का कंपोनेंट डी एस के अलोंग, और यहाँ मैंने क्या लिया है डी एस का कंपोनेंट जे के अलोंग, मतलब अलोंग द कंपोनेंट को कंसिडर करना है। तो अगर कहने वाली बात सिर्फ यहाँ पे ये रहेगी कि जो जे रहेगा ना वो या तो एस के अलोंग ले लो या फिर एस ले लो ए के अलोंग। कभी कभी सवाल सिंपल रहेगा, वो पहले से ही अपने आप एक दूसरे के अलोंग रहेंगे। एंगल 0 डिग्री होगा तो पूरी चीज़ों को लेना होगा। क्लियर हो रही बात बेटा? आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसे मिटाना चाहिए। चलिए बेटा, इस पर बेस्ड एक अच्छा सा सवाल करते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, एक हमें ऐसे करके वायर दिया हुआ है, क्लियर है। इस वायर का जो ना रेडियस है वो कैपिटल आर है, कैपिटल आर। और जो इसके अंदर जो करंट जा रही है ना, इसके पूरे में ना करंट जा रही है, पूरे में इसमें करंट जा रही है। पर हमें करंट नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है इसकी करंट डेंसिटी। वो कुछ ऐसा फंक्शन दे रखा है जे नोट आर बाय, ये हमें क्या है गिवन है। क्लियर है? ये हमें दिया हुआ है कि जे बराबर जे नोट आर बाय आर, और ये हमारा एक वायर है, इसके अंदर करंट जा रहा है। ये ऑफ कोर्स इसकी एक्सिस हो गई है। हमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड नेट करंट थ्रू वायर। हमसे पूछा हुआ है कि पूरे वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। हमसे क्या पूछा हुआ है, आई पूछा हुआ है। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है, हमें चीज़ों को समझना भी है। पूछा ही क्यों हुआ है, क्योंकि हमने नॉर्मली क्या पढ़ा था कि जो आई होता है ना वो होता है जे डॉट डी एस, क्लियर है बात, यही होता है। बेसिकली मैंने आपको ऐसे पढ़ाया होगा
कि जो डी आई होता है वो जे डॉट डी एस होता है। क्लियर। अब इस ना छोटे से अगर मैं एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास चीज़ें ऐसी आ जाएगी, आई डी आई को इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और जो कि मैं कैसे लिख सकता हूँ, जे डॉट डी एस। इसको बोलेंगे क्या हम, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल कि एक क्वांटिटी है जो कि सरफेस के साथ इंटीग्रेट हो रही है। तो अगर मैं इस लाइन ऑफ थॉट को समझूं तो मेरे को चीज़ें समझ में ऐसे ही आएंगी कि ये इक्वेशन दी क्यों है। कहने का इसका मतलब क्या है कि ये अगर ये स्मॉल आर दे रखा है ना, तो देखो ऐसे दे रखा हुआ है कि एक स्मॉल आर दूरी पर करंट डेंसिटी ये है, इस पॉइंट पे जो जे दे रखा है हमें गिवन है। अब अगर मैं इस वायर में थोड़ा आगे बढ़ूँ तो ये आर चेंज होगा, तो अगर जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी हमारी इंक्रीज होगी। और अगर मैं बिल्कुल सेंटर पे पूछूं कि सेंटर पे आर कितना होगा, तो मैं कहूँ एट सेंटर, तो आर तो ज़ीरो होगा। इससे हमें पता चलेगा कि सेंटर पे करंट डेंसिटी जीरो है। बात आ रही है समझ में। जो जे है ना वो फंक्शन है आर का, वो यहाँ भी आपको देख करके लग रहा होगा, लेकिन हमें से फिजिकली कैसे ये वायर में फ्लो कर रहा होगा कि यहाँ पर करंट डेंसिटी जीरो है और यहाँ पर मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर। तो अगर मैं कैपिटल आर यहाँ पे रखूँगा तो कैपिटल आर एक दूसरे काट देंगे और जो डेंसिटी होगा यहाँ पे जे नोट हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी जीरो है, यहाँ पर जे नोट है। बात आ रही है समझ में बेटा। कहने का मतलब अगर मैं वायर के अंदर ना थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो मेरा डेंसिटी बदलता जाता है। यहाँ जीरो है, थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। आर बढ़ाने पे जे बढ़ रहा है, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, और वायर के बिल्कुल सरफेस पे बिल्कुल एंड पे सबसे ज़्यादा है जे नोट। क्लियर हो रही बात। तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि अगर मेरे को आई अगर निकालना है ना इस वायर के थ्रू, ऐसे करके आई जा रहा होगा, क्योंकि जे कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है, ऊपर या नीचे कहीं मान सकते हो। तो जे की डायरेक्शन होगी वही आई की डायरेक्शन होगी। क्लियर है बात। अब अगर जो जे की डायरेक्शन होगी वही आई की डायरेक्शन होगी और हमें आई ही निकालना है, पर जो जे है ना उसको मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि जे इंटू में एरिया, जे इंटू में एरिया कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो जे है ना वो हर डिस्टेंस पे बदल रहा है। आर की हर वैल्यू के लिए जे ना बार बार बदल रहा है, तभी तो वो सेंटर पे जीरो है और कभी कभी बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते जे नोट हो गया। तो मैं एक किसी सर्कल पे आ करके उसकी गुना में उस एरिया से कर ही नहीं सकता हूँ। बात आ रही समझ में बेटा। जैसे इसी में अगर मैं इसी को बोलूँ कि इसी के अंदर करंट डेंसिटी ये वाली है, तो अगर इसी में अगर मैं करंट इधर जा रहा है और इस करंट को मैं किस एरिया से करूं मल्टीप्लाई, क्योंकि इस वाले यहाँ इस पॉइंट पर, इस पूरे पॉइंट पर करंट डेंसिटी जे है ही नहीं फिक्स, वो तो फंक्शन है किसी चीज़ का। और वो किस चीज़ का फंक्शन है, इस रेडियस का। तो अगर मैं इसका एरिया लिखूंगा, अगर मैं इस सिलेंडर का एरिया लिखूंगा ऐसे करके, इस सिलेंडर को मैं सिर पे लिटा रहा हूँ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया से लिख रहा हूँ, तो समझना बात को ध्यान से कि अगर मेरे को आई लिखना होगा ना तो मैं ये चीज़ ना लगा ही नहीं सकता जे इंटू में एरिया, और जे इंटू में एरिया क्या लिखूंगा इसका, पाई आर स्क्वायर, लगा ही नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि जे ना हर पॉइंट पे अलग अलग है। क्लियर हो गई बात। मैं किस जे की गुना करूं इस पाई आर स्क्वायर से, इस वाले की, इस वाले की, इस वाले की, या जे नोट की, क्योंकि इस पॉइंट पे तो जीरो है। तो ये बेटा इतना आसानी से नहीं होगा ऐसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सवाल अजीब है, मैं आपके मन के डाउट को बताना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये आएगा कि जे इंटू ए कर देंगे सवाल हो जाएगा, वो गलत सोच है। क्योंकि आप कौन सा वाला जे लोगे, ये वाला तो जीरो है और ये वाला तो जे नोट है, बीच में कुछ वैल्यू है, वो इस फंक्शन पर डिपेंड करेगा। तो इसमें ऐसे सवालों में जब आपको लगे ना कि नहीं हर एरिया के लिए चीज़ ना वो नहीं है, हर किसी एक क्वांटिटी के लिए ना दूसरी क्वांटिटी फिक्स नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमें आइडिया देता है कि हमें इंटीग्रेट करनी पड़ेगी चीज़ें। क्लियर हो रही बात।
ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्योंकि इससे डिटेलिंग आएगी सवाल की, समझ में आएगा कि सवाल ऐसा क्यों बना हुआ है, क्या सिखाना चाहता है। चलिए अब मैं सवाल को करने जा रहा हूँ। देखो हमको एक बात पता थी, देखो एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इस वायर का सारे सर्कल जो इसमें बन रहे हैं एरिया वेक्टर इधर ही है, और करंट भी इधर ही है। तो जहाँ करंट है वहाँ जे है, मतलब जे भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। तो मैंने जो आपको बताया था कि डी आई बराबर जे डॉट डी एस, तो ये हो जाएगा जे डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 तो 1 होता है, तो मतलब यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो सिंपली जितना एरिया इधर जा रहा है उतना ही करंट इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में कोई एंगल है ही नहीं, क्योंकि दोनों अलोंग है, तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। देखिए पर यहाँ पर जो जे है ना वो फंक्शन है एरिया का, हर जगह जाने पे बदल रही है चीज़ें। तो देखिए मैं इस हिस्से इतना हिस्सा काट करके यहाँ बना करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए अगर मैं ना किसी भी एक ना पॉइंट पर जाऊँ, जैसे मैं इतने आर पे चला गया और यहाँ पर मैंने एक ना एरिया ना मान लिया, रिंग मान ली मैंने। क्यों रिंग मान रहा हूँ ना, इस बात को समझो। रिंग में इसीलिए मान रहा हूँ क्योंकि मेरा जो करंट डेंसिटी है ना वो ऐसे करके वेरी कर रहा है दोनों तरफ। सेंटर पे 0 है, यहाँ पे कुछ वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते जे नोट हो गया। तो मैं इस बात में कंफ्यूज था कि कितना दूरी जाने पर कितना वेरिएबल मेरा करंट चेंज हो रहा है, करंट डेंसिटी सॉरी, कि कितनी दूरी जाने पर सेंटर से मेरा करंट डेंसिटी बदल रहा है। तो मैं ऐसा कहूँगा कि मैंने बहुत ही छोटा दूरी डी आर तय किया, किसी आर लेंथ पे जा करके, किसी आर लेंथ पे जा करके मैंने ना डी आर लेंथ को तय किया, और मैंने ऐसा किया कि इसमें ना करंट डेंसिटी ना बदल ही नहीं रहा है। क्लियर हो रही बात? इतनी दूरी में करंट डेंसिटी नहीं बदल रहा है, डी आर इतना छोटा है। और ये मैंने कब किया, जब मैं यहाँ से सेंटर से आर पर गया। इस बात को अच्छे से समझ लेना, बहुत काम आएगा हर जगह जहाँ भी इंटीग्रेशन सॉल्व होगा ना सवाल, वहाँ पर ये आइडियाज़ काम आएंगे। कैसे मैं एलिमेंट को मानूँ कि मेरा जो फंक्शन है ना वो डिस्टर्ब ना हो। अगर मैं आर को बहुत छोटा कर दूँ तो जे नोट बाय आर, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, तो मैं बोलूँ कि डी आर का मतलब होता है कुछ भी इनसिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है, तो मतलब पूरा फंक्शन नहीं बदल रहा है इसके बीच में। और मैं इस पॉइंट पर अब अपने सवाल को ऑपरेट कर सकता हूँ, सॉल्व करने स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को यही कन्फ्यूजन थी कि जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ ये मेरा चेंज हो जा रहा है। क्लियर हो रही बात? तो देखिए अब इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, एरिया के बारे में सोच क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये वाली इक्वेशन लगानी है। और आपको मैंने बताया था ना कि पहले हम कोई भी चीज़ का बड़ा एरिया देखते हैं, अब मैंने छोटा एरिया क्यों देखा, क्योंकि मैं अपने फंक्शन को बदलना नहीं चाहता। उस पॉइंट पे जे मेरा फिक्स रहे, इसीलिए मैंने एक डी आर एलिमेंट को चुना, क्योंकि जैसे ही मैं थोड़ा सा आर आगे बढ़ रहा था सेंटर से, मेरा पूरा का पूरा करंट डेंसिटी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जा रहा था। तो मैं ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि मैं किस करंट डेंसिटी की वैल्यू को एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरा करंट आ जाए। बात हो रही होगी क्लियर थोड़ी बहुत? ठीक है, तो इस एलिमेंट का एरिया कितना आ जाएगा, 2 पाई, एरिया लिखने जा रहा हूँ बेटा, और वो भी एरिया कौन सा वाला, क्योंकि ये एलिमेंट तो छोटा ही है ना, पूरा तो सिलेंड्रिकल पूरा अंदर से भरा हुआ है, ये तो बस एक डिफरेंशियल एरिया रिंग है ना। तो डी एस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और इंटू में डी आर, ये उसका बेटा सरकमफेरेंस और उसका लेंथ जो चला हुआ है, ये पूरा सरकमफेरेंस उसका लेंथ जितना चला हुआ है, दोनों डायमेंशन को मैंने मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पाई आर डी आर आ गया। क्लियर हो रही बात? तो अब इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा जो डी आई जो करंट होगा ना वो होगा जे, और जे डॉट डी एस लगाऊंगा, कॉस 0 हो जाएगा, तो उससे अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जे इंटू में डी एस की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 2 पाई आर डी आर, और जे क्या है, जे नॉट बाई कैपिटल आर इंटू में आर, ये होगी वैल्यू जे की, और डी एस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी
जे नॉट कॉमन, आर कॉमन, 2 पाई कॉमन, आर स्क्वायर डी आर। अब देखिए सेंटर पे जो करंट डेंसिटी थी, इस बात को समझिए, मेरा डिफरेंशियल एरिया क्या किया मैंने, क्योंकि फंक्शन कैसे बन रहा था, आर की वैल्यू 0 तो जे 0, आर की वैल्यू कैपिटल आर, पूरी जब मैं आगे लेकर के जाऊंगा, मेरा वेरिएबल क्या है, डी आर है ना, तो डी आर बताएगा कि मेरे को किसको इंटीग्रेट करना है, आर को। आर सेंटर पे क्या होता है 0, और सेंटर पे आर की वैल्यू क्या है 0, तो करंट डेंसिटी क्या होगी, क्योंकि जे 0 हो जाएगा, आर की वैल्यू 0 तो जे 0 हो जाएगा, तो आई 0 होगा। अब कहाँ तक जा रहा है मेरा आर, मैंने आर तो यहाँ से लाना, लेकिन कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, आर तक, कैपिटल आर तक। तो जब अपर लिमिट कैपिटल आर होगी तो मैं पूरे के पूरे करंट को कैलकुलेट कर चुका हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, आई होगी, वही आई मेरे को निकालना है, आई। तो ये जाएगा आई इक्वल टू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, देखिए 2 पाई जे नोट अपॉन में कैपिटल आर, आर क्यूब अपॉन में 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, लिमिट यहाँ से यहाँ तक जाएगी 0 से लेकर के कैपिटल आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आर क्यूब बाई 3 आएगा, जिसमें से एक आर कट जाएगा, ऊपर बचेगा आर स्क्वायर, तो 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाय 3। देखो बेटा मैं कट तो नहीं रहा, वो नहीं कर रहा, सब कुछ आ रहा है। चलिए बेटा, आई होप बेटा आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। बहुत सी चीज़ें इसमें सीखने की भी है, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। मैंने क्या किया कि जो करंट डेंसिटी था वो मेरा फंक्शन ऑफ स्मॉल आर था, यहाँ पर करंट डेंसिटी 0, यहाँ पर जे नॉट, तो मेरे को फंक्शन ऐसा कुछ चुनना था कि जितने वो छोटा सा एलिमेंट चुनना था इसमें जे चेंज ना हो, तो हम यही चुन सकते हैं कि डी आर, और इसका एरिया कितना हो जाएगा डी एस, 2 पाई आर डी आर। और मेरे को यहाँ अपने बेसिक से पता है कि डी ए बराबर जेड डॉट डी एस होता है, कॉस एंगल 0 बना रहा है, सिंपली रखा, वैल्यू रखी, क्लियर है बेटा। चलिए अब देखिए बेटा, कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या बन जाता है, देखिए जैसे सिंपली आपको एक बात तो पता ही होगी कि अगर कोई एक वायर है, मैंने मान लिया ऐसा करके एक वायर बना दिया ऐसे, इसमें आपको दिख भी रहा होगा, ये मेरा अगर A2 है क्रॉस सेक्शन एरिया और ये मेरा A1 है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं J2 लिखना चाहूँ, मान लिया मैंने करंट ऐसा करके जा रहा है I, अगर इस पॉइंट पे मैं A2 पे J2 लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, A अपॉन में A2, I अपॉन में A2, और यहाँ मेरा J1 क्या हो जाएगा, I अपॉन में A1। अब हमें एक बात क्लियरली है कि A2 ग्रेटर देन है A1 से, फ्रॉम फिगर हम समझ सकते हैं, या गिवन है कुछ भी कह लो, फ्रॉम फिगर। तो अगर ऐसा है कि A2 बड़ा है तो पक्की बात है कि J2 छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू बेटा बड़ी है ना A2 A1 से, तो पूरा का पूरा जो वैल्यू होगा, पूरी पूरी जो क्वांटिटी होगी वो छोटी हो जाएगी J2 J1 से। क्लियर हो रही है बात। इससे हमें समझ में क्या आया, इससे हमें ये समझ में आया, देखिए अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो करंट डेंसिटी की वैल्यू कम होगी। अच्छा करंट इसमें आया ही क्यों होगा, वो तो सिर्फ इसीलिए आया होगा ना कि मैंने बाहर से कोई बैटरी लगाई होगी, कॉमन सेंस है बेटा। और अगर इतना भी समझ में आया तो बैटरी करती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है, क्लियर है ना बेटा। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे करंट में, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले से ही होते हैं जो कि कोई नेट करंट नहीं देते,
एट रूम टेम्परेचर। बट जैसे ही हम इस पर एक फील्ड लगाते हैं बाय द बैटरी, बाय हेल्प ऑफ बैटरी, तो अगर ई फील्ड जो भी आता है वो कैसे आया हो, वो आया होगा बैटरी के थ्रू, और उसने किया क्या इस कंडक्टर में, उसने एक नेट करंट दे दिया, और उस करंट डेंसिटी की वैल्यू इस पे कम है, इस पे ज़्यादा है। अब करंट आया किस वजह से था, फील्ड की वजह से। इसका मतलब क्या होता है पता है कि ना, ई एट A2 कम होगा ई फील्ड, ई वेक्टर, ई फील्ड एट A1 से। कि अगर इस कोई वायर ऐसा है जो इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, ऐसा इसीलिए हुआ होगा कि यहाँ पर फील्ड कम होगी और यहाँ पर फील्ड ज़्यादा होगी, क्योंकि करंट डेंसिटी यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। उस करंट डेंसिटी को यहाँ पर कम किसने किया होगा, इस कम फील्ड ने, और यहाँ पर ज़्यादा किसने किया होगा, इस ज़्यादा फील्ड ने। बात आ रही समझ में बेटा? ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, नॉर्मली ना हमें जो चीज़ें पढ़नी होती है ना बेटा, वो हम पढ़ क्या रहे चीज़ें भी, आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी किसी मीडियम में तो होगा ना। तो वैसे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में भी होता है। ये कहाँ आएगा, ये बेटा केमिस्ट्री में आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। और दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो मेटेलिक कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स या सॉलिड कंडक्टर्स। क्लियर बात? जैसे कि एग्जांपल के लिए गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह। और तीसरी भी मीडियम है, थर्ड मीडियम हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। कब पढ़ेंगे, 12th क्लास के बिल्कुल एंड में। देखिए, सॉलिड डिवाइसेस, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ये बेसिकली होते क्या है, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। देखिए, 3 तरह के मीडियम में हमें करंट को पढ़ना है बेसिकली, और भी होते हैं, गैसेस भी हो जाते हैं, गैसेस, आयंस, ठीक है। बेसिकली हमें जो डील करना है हमारे जो कोर्स में है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मेटालिक कंडक्टर अभी हम पढ़ेंगे ही इसे, और सॉलिड स्टेट डिवाइसेस यानी कि सेमीकंडक्टर्स। क्लियर है बात? जिसमें पीएन जंक्शन, डायोड सुना होगा, जब टाइम आएगा तो हम पढ़ेंगे। अभी हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ना। तो जो मेटालिक कंडक्टर्स रहते हैं ना, जैसे कि गोल्ड वगैरह का एग्जाम्पल, मैं इस पर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। देखिए, कोई भी जो मेटल होता है ना, या कंडक्टर्स, हमें ये वाले में इंटरेस्ट है फिलहाल, इस समय हम ये इसे पढ़ेंगे, कंडक्टर्स। अब जो कंडक्टर्स है ना, इसके अंदर क्या होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा कहा जाए कि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया होगा, सुन लीजिए कंप्लीशन के लिए, नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड, किससे बाउंड नहीं होगा, फ्रॉम प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के ना प्रोटॉन से बाउंडेड नहीं होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा दूर होगा। अब ये अगर फ्री है, फ्री है, कैन मूव इनसाइड कंडक्टर्स, ये कंडक्टर्स में मूव कर सकते हैं।
क्लियर हो रही बात? ये कंडक्टर्स में ना ऐसे करके तैर रहे होते कांस्टेंट पोटेंशियल पे, बट रूम टेम्परेचर पे ना ये ना रैंडम मोशन करते हैं। रूम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ये रैंडम मोशन करते हैं। इसी रैंडमनेस की वजह से ना जब तक हम इस पर कोई बैटरी कोई फील्ड नहीं लगाते हैं एक्सटर्नली, कोई करंट पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्लियर हो रही बात? अब लेकिन अगर फील्ड लगा दिया जाए तो ये एक डायरेक्शन में चलेंगे, उसी डायरेक्शन में चलने की वजह से कुछ चार्जेस में चेंज आएगा थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो कुछ टाइम में आएगा और इसीलिए करंट पैदा होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, बस चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ। क्लियर हो रही बात? अब नोट कर लीजिए आप बेटा, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। अब देखिए, देखिए अब मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी ना फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो कि होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर है बात? तो इस पर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बेटा, जैसे क्वेश्चन के लिए हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, a gold piece of, इसके बेटा मैं लैंग्वेज ढंग से बना लेता हूँ क्वेश्चन के। a metal gold of mass number 198 ग्राम बेसिकली बेटा मास नंबर ना ग्राम की यूनिट नहीं होती, बात हम ना केमिस्ट्री में डील कर लेंगे, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो मास नंबर होता है ना, एक नंबर है बेटा, उसकी कोई यूनिट होती नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 198 है। लेकिन इस बात को मैं डिटेल में केमिस्ट्री में और डील करूँगा सही समय आने पर। अभी फिलहाल आप इतने समझिए कि हमें सवाल में दे रखा अ मेटल गोल्ड ऑफ मास नंबर 198। अब इसमें और सवाल में क्या कह रखा है, इसकी डेंसिटी हमें दे रखी है 20,000 kg पर मीटर क्यूब। और इसमें क्या कह रखा है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, ईच गोल्ड एटम हैव 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें बोल रखा है कि फाइंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देन फाइंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक बार बेटा आप ट्राई करिए क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करके, फिर मैं सॉल्यूशन इसका करने जा रहा हूँ। फिलहाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे, आप लोगों का काम है इसको पहले ट्राई करना। अगर नहीं होगा और अगर हो भी जाए तो अपने डिफरेंसेस को जरूर मैच करिएगा, क्योंकि आप अपनी गलतियों से ही ज़्यादा सीखोगे। क्लियर हो रही बात? अब देखिए, हमारे पास ना नॉर्मल फॉर्मूला है कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी है, वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, मेटल गोल्ड है जिसका मास नंबर इतना है, उसकी डेंसिटी इतनी है। अगर हर एक गोल्ड एटम
2 इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब हमें से एक बात समझ में आ जाए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, उसको मैं अगर 2 से गुना कर दूंगा, किस चीज को? नंबर ऑफ एटम को, क्योंकि हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो मेरे को टोटल इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ना। क्लियर हो रही बात? मेरे को टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? अगर मैं हर एटम को 2 से गुना कर दूं, क्योंकि हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो नंबर ऑफ एटम की मैं गुना करूंगा 2 से, और फिर उसको डिवाइड किससे करूंगा? वॉल्यूम से। अब बात आती है नंबर ऑफ एटम कैसे निकालें, क्योंकि नंबर ऑफ एटम तो हमें दे नहीं रखा है। देखिए, हमें एक चीज पता है कि नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्लियर है बात? और एक चीज आपको पता होगी बेटा, अवोगाद्रो नंबर आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा। देखिए, मैं उसी की मदद लेने जा रहा हूँ यहाँ से। तो हमको पता चलेगा नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ एटम क्या होता है? नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं? वो होते हैं मोल्स की गुना कर दो अवोगाद्रो नंबर से। तो कुल मिलाकर के बात ये होगी कि ये हो गया हमारा मोल, और नंबर ऑफ एटम हो जाएगा मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा? मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर, 2n। नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा? n इंटू Na अपॉन में वॉल्यूम। n क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैं इस n को क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ? क्योंकि हमको गिवन मास नंबर दे रखा है, हमको मास नंबर दे रखा है। अब आप लोग सोचो कि मोलर मास, अभी चीज़ों को समझाऊंगा मैं ढंग से। असल में कुछ चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे रखने की, वैल्यू देखना, 2 इंटू मास अपॉन मोलर मास इंटू Na अपॉन वॉल्यूम। अब बेटा इसे ध्यान से देखो, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? डेंसिटी। और वो हमें सवाल में दिया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा था कि 2 चीज़ों की वैल्यू हमें मिला करके दे रखी है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने ये वैल्यू फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें वैल्यू कहाँ से मिलेगी। सवाल में पहले वैल्यू रख करके देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वैल्यूज अपने आप ही मिलती हो जाएगी। और जो कैपिटल M है वो क्या है? मास नंबर दे रखा है। असल में ना जो कैपिटल M होता है वो होता है मोलर मास, मोलर मास। और मोलर मास, अब जब मैंने बोला ना मास नंबर, तो अगर मैं किसी भी मास नंबर को अगर मैं ग्राम करके बोलूँ ना, तो वही होता है हमारा मोलर मास। किसी भी मास नंबर को अगर मैं ग्राम यूनिट लगा करके बोलूँ तो वो क्या हो जाएगा? मोलर मास। बेटा मैं इस बार चेक कर लूँ कि वो कट तो नहीं रहा बोर्ड से। हाँ, ये कट तो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ओके, देखिए एक यहाँ पे आपको अगर मास नंबर को मैं ग्राम करके बोलूँ, उसकी यूनिट अगर लगा दूँ ग्राम करके, तो वही हो जाता है हमारा मोलर मास। इस सवाल में ना कई चीज़ें सीखने वाली थी। एक तो नॉर्मली आपको फिर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह समझ में आ ही रहा होगा, कुछ चीज़ें आप यहाँ से भी नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन कि हम किसी भी बेसिक सवालों को अगर हम अपने बेसिक ढंग से अप्लाई ना करें तो वो बेसिक क्वेश्चन भी टफ लगने लग जाएगा और आंसर गलत आने का चांस बढ़ जाएगा। देखिए, तो हमारा क्या बनेगा क्वेश्चन आंसर यहाँ से? 2 इंटू M अपॉन में हो जाएगा रो, ये हो जाएगा Na, और ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यूज रख देंगे हम 20,000। ये जो 20,000 है ना बेटा, ये kg पर मीटर क्यूब में है। और अब क्या तो नंबर अपॉन में, अब अगर बच्चा अगर आपने ये रखा ना वैल्यू तो आपका सवाल फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जो डेंसिटी है वो केजी में है और नीचे आप मास ग्राम में कैसे ले सकते हो? क्योंकि ग्राम लगाने पे बनेगा ना मोलर मास, और ये मोलर मास है क्योंकि आपने इसमें ग्राम लगाया है। लेकिन अब आपको इसमें केजी लगाना चाहिए तो आप क्या करोगे? 0.8। और अब अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो
तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मेरे पास आंसर रखे हुए हैं। इससे मैं आपको डेटा से और भी ज़्यादा हेल्प करके एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो आंसर सॉल्व करने पे आएगा 1.21 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। आप लोगों का आंसर जो इससे आएगा ना, आंसर देखिए, ये केजी में, ये भी केजी में, ये केजी पर मीटर क्यूब में, तो आंसर पर मीटर क्यूब में आएगा। क्योंकि अवोगाद्रो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, टू की कोई यूनिट नहीं है, ये दोनों तो नंबर है, तो डिपेंड सिर्फ इन दोनों पे करेगा। ये केजी में, ये केजी पर मीटर क्यूब में, तो आंसर किस में आएगा? मीटर क्यूब में। मैंने सेंटीमीटर क्यूब में इसलिए लिखा। अब इस बात का सिग्निफिकेंस मैं आपको समझा दूँ। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, हमने क्यूब अंज्यूम कर लिया हवा में, ऐसे स्पेस में सोच करके देखो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर है कोई डब्बा, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये है क्या? गोल्ड मेटल है ये। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 10⁻23 ऑर्डर में आ रहे हैं। वेरी वेरी हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटेन बाय गोल्ड, और वो भी कितने में? 1 सेंटीमीटर क्यूब में। कितनी ज़्यादा डेंसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए ये कैसा मेटल होता है? ये गुड कंडक्टर होता है, इसीलिए गोल्ड को क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर। क्यों? क्योंकि वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री कट रहा होगा बेटा, एक बार देख लो, नहीं दिख रहा है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको कैसा बोलेंगे? और ये बेटा जो डेटा है ना, ये लैब मैनुअल से लिया गया है। क्वेश्चन किसी किताब का ही है, उन्होंने जो फ्रेम किया होगा वो लैब मैनुअल के डेटा को लिया होगा। एक्चुअल में आंसर यही होता है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि फिजिकली वर्ल्ड में अगर आप गोल्ड के एटम को देखो तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन सच में पाए जाएंगे, इसलिए वो इतना अच्छा कंडक्टर है। क्लियर हो रही बात बेटा? तो आई होप बेटा आज आपको इंटीग्रेशन वाला सवाल काफ़ी अच्छा लगा होगा। उसको ट्राई करना, उसमें कॉन्सेप्ट्स कैसे है उसको समझना, उसको बार बार ट्राई करना जब तक आपको अच्छे से आना जाए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सिंपली सिर्फ अच्छा लगने से कुछ नहीं होगा, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। डाउट आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।